हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं। तो अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जिनका टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो सॉर होते हैं टेस्ट में। और ये जो आपकी स्क्रीन पे लिटमस पेपर दिख रहा है ना, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। और कोई भी सॉल्यूशन के अंदर वो H+ आयंस रिलीज करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम एसिड बोलते हैं। जैसे कि हमारा HCl हो गया, H2SO4 हो गया। अब अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, और वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल उल्टा इन दोनों में। ओके, ब्लू और रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। देखो, बी से याद रख लेना। ये क्या करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन के अंदर OH- आयंस रिलीज करते हैं, जैसे कि NaOH, KOH एक्सेट्रा, CaOH2। ठीक है, ये सारे हमारे बेसिस होते हैं। अगर हम कुछ हमारे आसपास की चीजों की बात करें जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि विनेगर, ऑरेंज, टर्मरिक, टोमेटो, इन सब में कौन सा एसिड होता है, तो विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में हमारा सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज एंड लेमन में सिट्रिक होता है, और टर्मरिक में टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, एंड कर्ड में, सॉर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, और एंट और नेटल स्टिंग में मेथोनाइक एसिड होता है। ठीक है, अब देखो, हमने एसिड बेसिस तो पढ़ लिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेसिस है? तो इसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। अब हमें पता कैसे चलता है? बेसिकली अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, जो कि हमारा लीचेन एक प्लांट है, ठीक है, उससे लिया गया है। अब अगर हम नॉर्मल लिटमस पेपर को देखें ना तो वो पर्पल कलर का होता है, लेकिन जब हम उसे एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं ना तो वो रेड हो जाता है। और जब भी एसिड में जाएगा ना वो रेड हो जाएगा और बेसिस में जाके ब्लू हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा, अगर रेड कलर का हुआ तो एसिड, ब्लू कलर का हुआ तो बेसिस। ठीक है, अब एक सेकेंड इंडिकेटर है फिनोल्फेथिन। ये क्या होता है, एक लिक्विड जैसा होता है जो कि एसिड में कलरलेस रहता है। मतलब अगर हम इसमें एसिड मिलाएंगे ना तो ये कलरलेस लेगा, लेकिन अगर बेसिस डाल देंगे ना तो हमें पिंक कलर हो जाएगा। तो इससे भी हमें पता चल सकता है। मेथाइल ऑरेंज जो हमारा एसिड में रेड हो जाता है, बेसिस में येलो हो जाता है। और टर्मरिक जो हमारा हेल्दी होता है वो न्यूट्रल में तो येलो कलर का रहता है, एसिड में भी येलो रहता है, बेसिस में और रेड हो जाता है। ठीक है, अब हमारे जो नेचुरल इंडिकेटर्स है ना उनके अलावा भी, मतलब अभी ये जितने भी इंडिकेटर्स हमने देखे वो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहे थे, मतलब अपना कलर वगैरह चेंज कर रहे थे। बट कुछ इंडिकेटर ऐसे भी है जो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं, जिन्हें हम ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड या फिर बेसिस के मीडियम में अपने ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। मतलब एसिड में जाएगा तो उसका ऑर्डर अलग हो जाएगा, बेसिस में जाएगा तो उसका ऑर्डर अलग हो जाएगा। ऑर्डर मतलब स्मेल अलग अलग आएगी। तो इस वजह से हमें पता चल जाता कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। अगर हम बात करें ऑनियन, क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस, तो दे आर एग्जांपल ऑफ दीज। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा ना तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे कि जिंक Zn को जब हमने H2SO4 के सॉल्यूशन में मिलाया ना तब हमारे पास में गैस निकली जिसे हम हाइड्रोजन बोलेंगे। और जो बचा हुआ सब्सटेंस है ना वो हमारा ZnSO4 है जो कि हमारा सॉल्ट है। अब सॉल्ट क्या होता है हम पढ़ने वाले हैं। अब एक बात ध्यान रखना, हमने पढ़ा कि एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। क्या बेसिस के साथ में भी ऐसा है? क्या बेसिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकालते हैं? तो इसका जवाब है प्रोबेबली। कुछ केसेस में निकालते हैं और कुछ केसेस में नहीं होता है ऐसा। जैसे अगर हम NaOH की बात करें तो जब हमने Zn को NaOH के सॉल्यूशन में मिलाया तो हमारा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकला। बट याद रखना, सभी बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन और सॉल्ट नहीं फॉर्म करते हैं। ओके, अब हम एक्टिविटी 2.5 देखने वाले हैं। तो आप अगर एक्टिविटी 2.5 देखोगे तो इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है और HCl लेना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम कार्बोनेट डालना है। उसके बाद में आपको दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमारा लाइम वाटर, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, जो हमने सोडियम कार्बोनेट वाला टेस्ट ट्यूब था ना उसके अंदर हमने HCl डाला है। अब वो HCl डालते ही उसमें से गैस निकलेगी और हमने उसको एक कॉक की मदद से बंद कर लिया है। और एक पाइप था जिसके थ्रू हमारी जो लाइम वाटर था ना उसके अंदर जो उस कैल्शियम कार्बोनेट वाले
जो सॉल्यूशन था उसमें से जो गैस निकल रही थी ना वो हमारे लाइम वाटर के अंदर गई, तो हमने देखा कि जो लाइम वाटर था ना वो उसका कलर मिल्की व्हाइट हो गया है। ठीक है, मिल्की व्हाइट हो गया उसका कलर। अगर हम रिएक्शन देखें तो इधर तुम लोग देखोगे, देखो जब हमने सोडियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्ट करवाया ना तो हमारा NaCl H2O मतलब वाटर, और जो गैस रिलीज हुई थी ना वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है, ठीक है, हमारा क्या निकला, CO2 गैस निकली। अब जब वो गैस हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में गई ना तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, जिसकी वजह से हमारा व्हाइट कलर आया, मिल्की कलर, और H2O निकला। अब जब हम ज्यादा अमाउंट में CO2 पास कर देते तब क्या होता है, जब हमारी ज्यादा अमाउंट में CO2 पास हो जाती है सॉल्यूशन से तो हमारा CaHCO32 बनता। ठीक है, देखो जो हमारा लाइम स्टोन है ना, वो लाइम स्टोन, चौक, मार्बल, ठीक है, ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो जब भी हमने एसिड्स और बेसिस को रिएक्ट करवाया तो हमारा दोनों एक दूसरे से जब हमने एसिड और बेसिस को रिएक्ट करवाया तो वो सॉल्ट एंड वाटर बना लेंगे, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, अब एक लाइन थोड़ी सॉरी स्किप हो गई थी मुझसे, विच इज जब भी अब जो मैंने अभी आपको ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर वाला टेस्ट वाली एक्टिविटी बताई ना, उसके अंदर देखो हमने क्या देखा कि मेटल कार्बोनेट लिया था हमने, तो मेटल कार्बोनेट में जब हमने एसिड मिलाया ना, ये हमारा मेटल कार्बोनेट है, और जब हमने अंदर इसके एसिड मिलाया तो हमें क्या मिला, NaCl जो कि हमारा सॉल्ट होता है, H2O जो कि हमारा वाटर होता है, एंड CO2 गैस निकली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करेंगे। ओके, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फिर से बता देती हूँ, एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम कुछ रिएक्शन देखें कि जैसे कि NaOH एंड HCl जो कि हमारा एसिड HCl है और बेस हमारा NaOH है, जब हम इन दोनों का रिएक्शन हुआ ना तब हमारा NaCl विच इज सॉल्ट एंड H2O बना। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि कोई भी मेटल ऑक्साइड ले ले, एग्जांपल के लिए CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ले लिया, जब हमने इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया ना जो कि हमारा HCl है तो हमारा क्या बना, CuCl2 एंड H2O। ओके, तो ये हमारा सॉल्ट है, ये वाटर है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब हमने बेस से रिएक्ट करवाया तो हमारा सॉल्ट एंड वाटर बना। अब इन दोनों रिएक्शन में एक चीज कॉमन देखो, जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। अब है ना, इस रिएक्शन को इस रिएक्शन के साथ कंपेयर करो, देखो यहाँ पे भी एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा था, यहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड्स और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिस का नेचर है, क्योंकि दोनों सेम चीज बता रहे हैं ना, इसलिए तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो मेटल ऑक्साइड है वो हमारा बेसिक है नेचर में। और इसी प्रकार सेम टू सेम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड होता है नेचर में, क्योंकि वो इसके साथ मिलकर, बेस के साथ मिल करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ओके, अब देखना, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयंस देते हैं एंड जो बेसिस होते हैं वो OH- आयंस होते हैं। अब ये क्या होता है, देखो जब भी हम किसी एसिड को किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, ऐसा सॉल्यूशन जो कि पानी के अंदर मिल जाता है वैसे सॉल्यूशन में अगर हम मिलाते हैं तो एसिड्स हमारे H+ आयंस रिलीज करते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, और जो बेसिस होते हैं वो OH- रिलीज करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, जो एसिड्स और बेसिस होते हैं ना वो H+ और OH- आयंस ओनली एक्वस सॉल्यूशन में ही शो करते हैं। अगर वो ड्राई होगा कोई भी हमारा, जैसे लिटमस पेपर, अगर मान लो कोई भी सॉल्यूशन हमारा HCl या फिर मैंने कोई भी सॉल्यूशन लिया, उसको अगर मैंने लिटमस पेपर से डिप करा तो हमारा कलर शो होगा, बट अगर वो ड्राई होगा ना, ड्राई के फॉर्म में होगा ना तो हमारा कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब लिटमस पेपर अगर गीला होगा, मॉइस्ट होगा तो वो तो कलर शो करेगा, बट अगर मान लो वो गीला नहीं हो लिटमस पेपर तो वो शो नहीं करेगा, बिकॉज जो एसिड्स और बेसिस होते हैं ना वो अपने H+ आयंस ओनली एक्वस सॉल्यूशन में ही शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन है, जैसे कि जब भी HCl वाटर के साथ में मिलता है तो H3O+ बनाता है और Cl- आयंस होते हैं, H3O+ आयंस होते हैं एंड Cl- आयंस होते हैं। अब एक चीज कंफ्यूज मत होना, ये H3O ये क्या होता है। अब अगर हम H+ आयंस को H3O+ भी लिख सकते हैं और H+ भी लिख सकते हैं, ये हम इसको हाइड्रोमियम बोलते हैं। ओके, हाइड्रोमियम बोलते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, H+ या फिर H3, ठीक है, H3O+ आयंस कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है,
ओके, तो कंफ्यूज मत होना अगर कहीं पे H3O लिखा हो, बात बराबर ही है। तो H प्लस और Cl माइनस आइंस रिलीज होते हैं। HCl H प्लस और Cl माइनस होते हैं। H प्लस जो H प्लस आइंस होते हैं ना, वो कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकते बिकॉज हाईली रिएक्टिव है, तो इसलिए वो ऑलवेज कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोमियम में बोलते हैं। जैसे कि H प्लस और H2O, मतलब H प्लस आइंस प्लस H2O से मिलते ही H3O प्लस बनाते हैं, और H प्लस आइंस जो कि हमारा एसिड्स के आयंस होते हैं प्लस OH माइनस जो हमारे बेसिस के आयंस होते हैं, वो दोनों मिलके हमारे हाइड्रोजेट बनाते हैं। तो ये देख लेना एक बार। अब देखना, जब भी हमने बेसिस लिया, कोई भी बेसिस NaOH, जब हमने उसको वाटर मिलाया ना, तो हमारे अब अभी बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं कि आयंस रिलीज कैसे होते हैं। तो अगर जब हमने मान लो कोई भी बेसिस उसके अंदर वाटर मिलाया, तो Na प्लस और OH माइनस आयंस अलग हो गए, ठीक है, वाटर में जाती। KOH की बात करें तो K प्लस OH माइनस आयंस अलग हो गए। MgOH की बात करें, Mg2 प्लस 2OH माइनस, वो बैलेंसिंग करके लिखी है ना, तो MgOH की बात करें तो Mg प्लस OH माइनस में टूट गया। देखो अब हमारा है व्हाट आर एल्कलाइज। देखो जितने भी बेसिस होते हैं ना जो कि पानी के अंदर घुल सकते हैं, वो हमारे एल्कलाइज कहते हैं हम उन लोग। वो वैसे जो कि हमारे पानी के अंदर मिल जाते हैं उन्हें हम एल्कलाइज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मतलब सारे बेसिस अल्कलाइज नहीं होते। मतलब जरूरी नहीं है कि कुछ बेसिस पानी में मिल रहे हैं तो वो कुछ बेसिस पानी में मिल रहे हो तो सभी मिलेंगे। कुछ बेसिस पानी में मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। जो मिल जाते हैं उन्हें हम एल्कलाई बोलते हैं, जो नहीं मिलते हैं उनको कुछ नहीं कहते, ठीक है। अब देखना, इससे हम दो चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। ऑल एल्कलाइज आर बेसिस, जितने भी एल्कलाइज है वो बेसिस है, और नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलाइज, सारे बेसिस एल्कलाइज नहीं होते। अब अगर हम एक और एक्टिविटी देखें तो बेसिकली हमने क्या करना है, बीकर लेना है, उसके अंदर हमने डाइल्यूट HCl डालना है, फिर रबर का कॉक लग करके हमने उस पर 2 नील्स गड़ानी है, फिर एक तार लेके जाना है जो कि 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट होगा, एक स्विच होगा और एक बल्ब होगा, एज यू कैन सी इन द फिगर। ओके, बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे HCl है। अब जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी ना इसके सॉल्यूशन से, तो हमने देखा कि हमारा बल्ब ग्लो कर गया, ठीक है। जब हमने HCl का सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो हमारा बल्ब जल गया। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो HCl है वो हमारा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ H प्लस आयंस, क्योंकि जो HCl होता है ना वो कोई भी सॉल्यूशन में जाकर के H प्लस आयंस रिलीज कर देता है, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करता है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि अगर कोई भी सॉल्यूशन H प्लस आयंस रिलीज नहीं करता है तो बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा एसिड के केस में। लेकिन अगर मान लो उसकी HCl की जगह हमने ग्लूकोज ले लिया या फिर अल्कोहल ले लिया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उनके पास में आयंस रिलीज नहीं करते, वो आयंस नहीं प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाई दे विल नॉट, द बल्ब विल नॉट ग्लो। ओके, अब डाइल्यूशन क्या होता है, जब भी हम किसी ऐसे, अब देखना, अब मैं कोई भी एक प्योर एसिड लूं तो आपको पता है उसमें ना H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर तो H प्लस आयंस ही रहते हैं ना। लेकिन अगर मान लो मैंने पानी डाल दिया उसके अंदर, सो H प्लस आयंस कम होते जाएंगे। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दूध का एग्जांपल लेते हैं। आपके पास में एक कटोरी है छोटी सी जिसके अंदर प्योर दूध है, मतलब एक ग्लास मान लो, उसके अंदर थोड़ा सा दूध है जिसके जो प्योर दूध है। ओके, अब आपने क्या करा, पानी डाला उस ग्लास के अंदर, तो मतलब दूध थोड़ा हो गया और पानी ज्यादा हो गया, तो जो दूध का कलर होगा ना वो बहुत ज्यादा फेड हो जाएगा, तो हल्का हल्का सा वाइट दिखेगा वो, ठीक है। सॉल्यूशन जो भी आपने बनाया है वो बिल्कुल हल्का हल्का सा दिखेगा। वैसे क्या होगा, मतलब दूध की मात्रा कम होती गई पानी मिलने में। वैसे ही इसमें होगा, जब भी हम एसिड के अंदर है ना पानी डाल देंगे तो H प्लस आयंस होते हैं उसमें, तो वो कम होते जाते हैं। तो उसी को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। एसिड और बेसिस दोनों की बात कर रही हूँ मैं। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं। एसिड जो कि ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयंस रिलीज करते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और वो एसिड जो कि कम अमाउंट में H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे वीक एसिड्स होते हैं। सेम केस बेस का होता है, जो ज्यादा OH माइनस रिलीज करेगा वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम करेगा वो हमारे वीक। अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं, विच इज pH। ओके, pH को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, वो इंडिकेटर जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर हो, जो कि अलग अलग कलर शो करता है अलग अलग H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन पे। अभी टेंशन मत लेना, नहीं समझ आया तो मैं समझाऊंगी। ओके वेट, ओके
ना सबसे पहले पीएच की बात करते हैं। पीएच क्या होता है? पीएच एक बेसिकली एक स्केल होती है जो कि H प्लस आयंस के कंसंट्रेशन पे मतलब बताती है कि कौन सा कितना एसिडिक है। देखो अब ये भूलो, अब देखो मेरी बात सुनो। मान लो तुम्हारे पास में एक एसिड है और एक बेस है। अब तुम्हें ये तो पता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेसिस है, बट तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा स्ट्रॉन्ग बेसिस है। अब तुम पता कैसे करोगे? ये चीज आती है ना, क्योंकि हमारे इंडिकेटर्स तो सिर्फ वही बताते हैं कि एसिडिक की बेसिस है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कितना एसिडिक है तो कितना एसिडिक है? तो वो हमारा हमें पीएच से पता चलेगा। तो पीएच क्या होता है? एक स्केल होती है जो कि H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन मेजर करती है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी इसको डिटेल में, तो टेंशन मत लेना। पीएच का मतलब, पी मतलब होता है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, सो पीएच का मतलब होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, H प्लस आयंस की पावर। ओके, अगर जब पीएच हमारा न्यूट्रल पे 7 रहता है, एसिडिक में 7 से कम, बेसिक में 7 से ज्यादा। अब अगर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको कलर दिख रहे होंगे अलग अलग। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पीएच पीएच स्केल हम बोलते हैं इसे। ओके, तो अब लोग अब देखो, अगर हमें गैस्ट्रिक, अब मान लो आपके पास में लेमन जूस है, आपको चेक करना है कि अगर वो एसिडिक की वैसिड है और एसिड है तो कितना एसिडिक है। तो आपने क्या करा, पीएच स्केल को लेमन के ऊपर रब करा और उसके बाद में आपको कुछ ऑरेंज ऑरेंज सा हल्का सा कलर आएगा, जिसका पीएच लेवल 2 होता है, मतलब वो एक अच्छा खासा एसिड है। ठीक है, अब अगर हम ग्रास्टिक जूस की बात करें तो उसका पीएच होता है 1। ठीक है, तो मतलब जो हमारे ये जो रेड रेड देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट इधर से 7 से नीचे का पार्ट, तो वो हमारा एसिडिक होता है। अगर जितना कम होता जाएगा ना, मतलब जितना, अगर मान लो कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सब्सटेंस अगर हमारा 0 पे आता है, मतलब वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे देखो ज्यादा डार्क कलर होता है ना, वहां पे हमारा वो उतना एसिड है। अब अगर हम 7 की बात करें तो वो हमारा न्यूट्रल है, चूंकि हमारा प्योर वाटर और ब्लड होता है। अब बेसिस की बात करें तो बेसिस हम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ग्रीन से डार्क ब्लू होता जा रहा है, तो वो जो बढ़ता हुआ है ना, बढ़ता हुआ हमारा बेसिस है। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की बात करें तो उसका पीएच 14 है, मतलब बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिस है वो। और अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो वो 10 ही है, जो कि ठीक ठाक बेसिस है हमारा। तो इससे हमें पता चल गया कि कलर के हिसाब से कि कौन सा कितना एसिडिक है ना। अब अगर हम बात करें तो कैसे पता चलता है, कैसे एक पीएच स्केल मेजर करता है, तो आपके पास में, आपके सामने एक और इमेज शो हो रही होगी जिसमें आपको देखना है। अब आना ब्लू कलर देखना पहले। ठीक है, अब ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है ना, वो हमारा H प्लस आयन है। अब अगर हम इस डिब्बे के और लेफ्ट हैंड साइड वाले डिब्बे की बात करें तो इधर देखना, ब्लू जो कलर है ना, वो बढ़ता, जो बड़ा था ना, वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और डिब्बे की साइड में, मतलब राइट साइड वाले डिब्बे में, तो वो जो ब्लू कलर था बिल्कुल छोटा सा हो गया। तो वो जो ब्लू कलर है ना, वो हमारा H प्लस आयन है। अब देखना, जो पीएच स्केल होता है ना, वो हमारा इसी बेस पे कलर शो करता है, H प्लस आयंस के बेस पे। अब जितना ज्यादा H प्लस आयंस होगा ना, वो उतना एसिडिक कलर शो करेगा। तो अब देखो, जहां पे अब अगर हम राइट साइड वाले डिब्बे की बात करें ना, तो यहाँ पे H प्लस आयंस कम हो गया, तो मतलब ये H प्लस आयंस के आधा पे शो करेगा कि हाँ H प्लस आयंस कम है, तो इधर एसिडिक नहीं होगा, तो वो उसका कलर वैसा चेंज होता जाएगा। तो ये सिर्फ H प्लस आयंस के ऊपर, H प्लस आयंस के उस पर बेस्ड है कि मतलब H प्लस आयंस को मेजर करता है कि जितना ज्यादा H प्लस आयंस होगा उतना एसिडिक, जितना कम H प्लस आयंस होगा उतना कम एसिडिक, उतना मतलब कम। ठीक है, और जब हमारा राइट साइड की बात करें तो हमारा बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो मतलब वो हमारा बेसिक स्टार्ट हो गया। ठीक है, OH माइनस आयंस भी देख रहे हो तुम लोग। अब ये जो व्हाइट वाला है ना, वो हमारा OH माइनस आयंस है। बेसिकली हमें H प्लस आयंस पे ज्यादा फोकस करना था इसमें। ओके, अब हमने यहाँ पे अलग अलग चीजों के हमने पीएच दे लिया, देख लिया। पीएच इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें पीएच की जरूरत पड़ती है? क्या हमारे इंडिकेटर्स पे काम नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था, क्योंकि देखो जो हमारे एनिमल्स, प्लांट सारे ना पीएच सेंसिटिव है। मतलब एक हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारे एनिमल्स है, वो सिर्फ एक डेफिनेट पीएच पे जिंदा रह सकते हैं, जो कि 7 से 7.8 तक होता है। ओके, जब भी ये पीएच कम होता है ना, मतलब 5.6 तक आ जाता है ना, तो हमारे एसिडिक रेन होती है। जो रेन होती है वो हमारी एसिडिक रेन हो जाती है। अब मान लो वो एसिडिक रेन हुई, तो वो जो बारिश का पानी होगा वो नदियों वगैरह में जाएगा। अब वहां पे जो जीव जंतु, मतलब एक्वाटिक एनिमल्स रह रहे होंगे, उनका उतना पीएच नहीं होगा, क्योंकि वो उतना पीएच सहन नहीं कर पाएंगे, इतना कम पीएच। तो क्योंकि अब देखो, मैंने अभी बताया था, जितना कम पीएच लेवल होगा उतना एसिडिक होगा, तो इतना एसिडिक में कोई रह पाएगा?
तो एक्वाटिक एनिमल्स भी नहीं रह पाएंगे और वो मर जाएंगे, इसलिए ये डिफिकल्ट होता है उनके लिए। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को भी एक अच्छी ग्रोथ के लिए एक डेफिनाइट पीएच चाहिए होता है, एक अच्छी मिट्टी चाहिए होता है, तभी तो हम अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग जगह लगाते हैं बिकॉज ऑफ पीएच लेवल। अब अगर मान लो किसी की पीएच ज्यादा, मतलब अगर कोई ज्यादा एसिडिक है तो लाइम हम मिक्स करते हैं, उसमें बेसिक बनाते हैं, ठीक है, बेसिक बना मतलब न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। और अगर कोई ज्यादा बेसिक हो तो हम इसमें एसिड मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारा जो स्टोमक है ना वो HCl एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। जब भी जब भी HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है ना, जब भी HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो हमारा इनडाइजेशन हो जाता है, बेसिकली हमारा पेट उतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो हम एंटी एसिड्स लेते हैं जो कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसको, जैसे कि MgOH2, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं ताकि हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए और हमारा पेट सही हो जाए। अब हम टूथ डिके की बात करें, मतलब हमारे जो दांत हैं वो गिर जाते हैं जब भी हमारे मुंह का पीएच होता है ना 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया लग जाते हैं। अब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया बन जाते हैं, वो बैक्टीरिया एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि कोरेजन हो जाता है, मतलब फिर जो हमारे दांत ऐसे ब्लैक हो जाता है ना, मतलब फिर वो हो जाता है उससे। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हमें ब्रश करना चाहिए, क्योंकि ब्रश क्या होता है, बेसिक होता है जो कि न्यूट्रल कर देता है रिएक्शन को। और ऐसे वही एक बात सुनी होगी तुमने, लोहा लोहे को काटता है, वैसे एसिड बेसिस को काटता है और हमारा जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं। अब सेल्फ डिफेंस की बात करें तो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि बी, प्लांट्स, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था कि बी स्टिंग ऑन जो नेटल स्टिंग होती है वो हमारे मेथेनोइक एसिड रिलीज करती है। तो जब भी हमें बी स्टिंग करती है ना तो मेथेनोइक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें इचिंग वगैरह होती है, तो हम बेकिंग सोडा वहां पे रब कर लेते हैं ताकि हमारा सही हो जाए। नटल की बात करें तो एक हर्बेशियस प्लांट होता है जिसमें स्टिंगिंग होती है, मतलब इधर कांटे लगे हुए रहते हैं छोटे छोटे से। तो जब भी हम उस पर टच करते हैं तो वो मेथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं और फिर हमारे पूरे इरिटेशन वगैरह होती है, जलन वगैरह होती है। तो हम क्या करते हैं, उसी के पास में उगने वाला डॉग प्लांट की लीफ को रब करते तो हमारा दर्द खत्म हो जाता है। अब सॉल्ट की बात करें, हमने एसिड बेसिड की बात तो कर ली। अब सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट बेसिकली एक सब्सटेंसेस होते हैं, जब भी हम एसिड और बेसिड को मिलाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो उसी रिएक्शन से हमारा सॉल्ट बनता है। अब सॉल्ट भी 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। न्यूट्रल की बात करें, जब भी 2 स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स का रिएक्शन होता है ना तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनती है। अब जब भी किसी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस का होगा तो हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और जब भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा तो हमारा बेसिक सॉल्ट बनेगा। कॉमन सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं NaCl, ठीक है, NaCl। अब कॉमन सॉल्ट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब क्लोर अल्कलाई प्रोसेस देखना, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस क्या होता है, इससे पहले ये डायग्राम समझना। ये हमारा एक यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देखो तो इस डायग्राम को समझते ताकि हमारा क्लोर अल्कलाई प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक रॉड लेनी है, उसको एक एनोड से कनेक्ट करनी है और एक को कैथोड से करनी है, ओके। फिर इसको दोनों को बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं ना उससे कनेक्ट करनी है, फिर बैटरी भी कनेक्ट करती है। अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई हमारे पास में बैटरी से, ओके। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ब्राइन डालना है जो कि NaCl होता है। अब देखना है यहाँ पे जो ब्राइन मतलब NaCl होता है ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो Na+Cl माइनस साइंस में टूट जाएगा और H2OH माइनस एंड H+ साइंस में टूट जाएगा, ओके। अब ये देखो प्लस और NaOH के साथ में मिलकर के NaOH बनाएगा और Cl और H रह जाएंगे। तो इधर देखना कि जो हमारा Cl जो बचा ना, Cl जो हुआ ना वो इधर से बाहर निकला और जो H बचा ना वो इधर से बाहर निकला। तो जो क्लोराइन था वो हमारा वाटर ट्रीटमेंट और PVC पेस्टिसाइड्स सबके काम में आया, और H2 हमारा हाइड्रोजनरेशन, ओके, फर्टिलाइजेशन इसके काम में आया। NaOH हमारा ग्रीसिंग मेटल्स और सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट, पेपर्स वगैरह बनाने में काम में आया, ठीक है। तो क्लोरल-अल्कली प्रोसेस वही, ये जो प्रोसेस समझा है ना वही होता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, किसी भी Na सॉल्यूशन में, जिसे हम ब्राइन भी बोलते हैं, तो वो NaCl हमारा टूट जाता है और वो Na+Cl- में टूट जाता है और वो NaOH माइनस से रिएक्ट करके NaOH बना देता है और Cl
Cl एंड H प्लस आइंस रिलीज होते हैं। ओके, अब जो Cl है ना, अब इसको क्लोर अल्कलाई प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो Cl है ना उससे हमारा क्लोर का नाम आया, और अल्कलाई क्यों कहा गया, बिकॉज जो NaOH है ना वो हमारा एक अल्कलाई है। इसलिए अब अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो रिएक्शन आई होप क्लियर ही होगी, बिकॉज NaCl प्लस H2O NaOH Cl2 एंड H2 हमारा रिएक्शन बनी। अब हमारा ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, जैसे हम CaOCl2 की बात CaOCl2 बोलते हैं, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। देखो ये कब बनता है, जब हम किसी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जब हम क्लोरीन को पास करते हैं ना, तब हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है और वाटर बनता है। अब इसके यूज देख लेते हैं कि ये कॉटन, वुड पल्प, इनको ब्लीचिंग करने के काम में आता है। मान लो जैसे कि वुड इंडस्ट्रीज होती है ना, तो उसमें जो पेपर का कलर होता है ना, क्योंकि वो वुड का कलर येलो सा होता है, तो जो वुड होता है ना उसका कलर, पेपर्स होते हैं उसका कलर हल्का सा येलो येलो रहता है, तो उसको व्हाइट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर कर देते यूज करते हैं, बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर उसका कलर उड़ा देती है। ठीक है, अब क्लोथ्स, लॉन्ड्रीज, इन सब हमारे ब्लीचिंग पाउडर का काम आता ही है। ये एक ऑक्सीडाइजेशन एजेंट के काम में आता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये ड्रिंकिंग वाटर को सॉफ्ट बना देता है बिकॉज ऑफ फ्लोरीन गैस। ओके, अब अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें, जिसे हम NaHCO3 बोलते हैं, जो कि एक माइल्ड नॉन कॉरोसिव गैस होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम इस गैस को बोलते हैं। ये बनती क्या भाई, जब हमने NaCl के सॉल्यूशन में जब हमने वाटर ऐड करा, वाटर CO2 एंड NH3 करा, तब हमारे NH4Cl प्लस हमारा बेकिंग सोडा बना। ठीक है, आई नो इट्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बट कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या होता है, जो हम आपको पता है हमारा जो बेकिंग सोडा है वो खाने वगैरह में डलता है। ठीक है, तो जब भी बेकिंग सोडा हमारा किसी भी खाने में डला तो उसमें हीट आएगी बेकिंग सोडा के अंदर, तो वो हीट से Na2CO3 जो कि हल्का सा बिटर होता है प्लस H2O एंड CO3 में टूट जाता है। अब जब हम बेकिंग सोडा का, अब आपको पता होगा बेकिंग सोडा का यूज हम केक वगैरह बनाने में भी करते हैं। तो देखो जब भी हम NaCO3 प्लस कोई भी H प्लस आयंस किसी भी एसिड से H प्लस आयंस के साथ में रिएक्ट होता है ना, तो वो CO2 और H2O एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लिया है। अब यहाँ पे कोई भी एसिड हो सकता है, हमने जब सिर्फ H प्लस आयंस माना है, बिकॉज ये एक एसिड का ही होता है ना। एसिड जो जितने भी एसिड होंगे ना उसमें H प्लस आयंस तो होंगे, तो इसलिए हमने एक अज्यूम करा है कि एक H प्लस आयंस मान लेते हैं किसी भी एसिड से, तो वो इसके साथ रिएक्ट करके CO2 H2 और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा। ठीक है, अब हमारी इस प्रोसेस में CO2 गैस रिलीज हुई, जिससे हमारा जो केक वगैरह है ये सारा राइज करता है, सॉफ्ट वगैरह बनता है। ये एंटी एसिड्स के भी यूज में होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। ये जो हमारा बेकिंग सोडा है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के काम में भी आता है। अब हम वॉशिंग सोडा की बात करें तो कपड़े वगैरह धोने में हमारे वॉशिंग सोडा काम में आता है, Na2CO3.H2। अब ये H2.H2 है क्या, अभी हम समझते, रुको। इसे हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, जो कि H2O के साथ में कंबाइंड रहता है 10 H2O मॉलिक्यूल्स। ये हम H2O के मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, तो ये 10 H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ओके, अभी जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो, अभी मैं बताने वाली हूँ कैसे जुड़ा हुआ था। देखो Na2CO3 जब 10H2O के साथ में रिएक्ट करता है ना, तो Na2CO3.10H2O हमारा बनता है, जो कि हमारा वॉशिंग सोडा होता है, जो कि हमारे ग्लास, सॉप, पेपर इंडस्ट्रीज के काम में आता है। ओके, जो अब ये ना हमारे मैन्युफैक्चरिंग बोरेक्स बनाने के काम में भी आता है। ठीक है, एज क्लीनिंग एजेंट। अब ये जो हमारे घर होता है ना, तो उसमें बहुत सारी जगह साफ सफाई के लिए भी हमारा वॉशिंग सोडा काम में आता है। ठीक है, ये हार्डनेस ऑफ वाटर भी रिमूव करता है। अब देखो, अभी हमने पढ़ा 10H2O, ये कैसा हुआ, मतलब क्या इसमें पानी मिला हुआ था क्या? देखो क्या होता है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर बोल रही हूँ, ठीक है, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि CuSO4.5H2O, ये सूखा रहता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब तुम लोग ऐसे जो मत करना कि पानी लिखा हुआ है तो ये कोई लिक्विड होगा, नहीं, कोई लिक्विड नहीं होगा ये, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट रहता है ना, तो बाहर का गीला नहीं होता है कुछ भी, तो ये बिल्कुल सूखा पाउडर रहेगा, लेकिन इसके अंदर 5H2O के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, अब मान लो जब अब एक और रिएक्शन देखो, जब हमने CuSO4.5H2O के
सॉल्यूशन को हीट कराना, जो कि ब्लू कलर का था अभी, अब हीट करते ही इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पानी था वो उड़ गया और पानी उड़ गया तो उसका कलर भी चेंज हो गया। अब गिप्सम की बात करें तो हमारा गिप्सम है CaSO4.2H2O। अब तुम लोग बताओ क्या ये गिप्सम गीला है कि नहीं है? ओके, अब पीओपी की बात करें, जैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, जिसे हम CaSO4.5H2O बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जब हम गिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो वो अपना वाटर को लूज कर देता है और CaSO4.5H2O बना देता है, जिसे हम पीओपी बोलते हैं। पीओपी एक व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। जब भी हम इसको वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो ये गिप्सम बन जाता है, वंस अगेन वापस से गिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। इसके रिएक्शन देखें तो देखो, CaSO4.5H2 जिसे हम पीओपी बोलते हैं, जब भी हम इसमें पानी डालते हैं तो ये CaSO4.2H2O गिप्सम बना देता है, जो कि हार्ड होता है। इसलिए हमें इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। इसके यूज क्या होते हैं? टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल्स बनाने के काम में होता है। डॉक्टर भी यूज करता है, ठीक है, सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन के लिए। अब इसमें देखो, जो CaSO4 है ना हमारा, CaSO4.2H2O, वो क्या, उसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो एक हाइड्रोजन है ना, मतलब दो CaSO4 के टू फॉर्मूला यूनिट्स है CaSO4 के, वो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर कर रही है, कुछ ऐसे। तो इसलिए हम उसे CaSO4.2H2 बोलते हैं। अब टूथ की ओके, एक लाइन, एक वर्ड रह गया था छोटा सा, एक MCQs में या फिर फिलअप में कभी कभार पूछ लेते हैं। वैसे बहुत चांस रेयर है, बट फिर भी मेरा काम है तुम लोगों को सब बताना। तो टूथ है जिसे हम, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट से भी बनता है दूध। ओके, सो आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।